हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हम आज दोबारा मिलर ट्रैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन हमने एक मिलर ट्रैक्टर्स की पहले भी वीडियो बना चुकी है जिसमें हमने मेंशन किया था कि एमटीएल और एमईएल का मर्जर हो रहा है, जो कि एक मिलर ट्रैक्टर्स के लिए बड़ी न्यू है। उसमें हमने बेसिक बेसिक चीज़ें देखी थी। उसमें हमने ये भी देखा था इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी इंक्रीज़ हुई है। हमने इसकी रिपोर्ट भी देखी थी, हमने इसकी ईपीएस देखी थी, इसकी ईपीएस ग्रोथ देखी थी। इनफैक्ट छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें हमने देखी थी, और इसके अलावा हमने बेसिक साइज का चार्ट का एनालिसिस भी किया था, और हमने इसकी एक्चुअली डाटा के की पॉइंट्स देखे थे। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, प्लीज़ ये वीडियो भी देख लें। फिर ही आपको जो आज की वीडियो है वो थोड़ी समझ आएगी। और इसमें मैंने आपको मेंशन भी किया था कि हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। और उसमें जो हमने बात की थी ना, वो हमने बात की थी इसकी जो हमारे पास फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं ना उसके बारे में, मतलब ये जो सितंबर 9 को आए थे उसके बारे में। फिर मैंने कहा था आपको एक नई वीडियो बनाऊंगा जब इसकी किताब आएगी। और अब हम देखें तो इसकी ट्रांसमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट, इसकी किताब आ गई है 26 सितंबर को, मतलब आज से 2 दिन पहले। तो अगर हम ये किताब देखें तो किताब में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैंने पहले ही थोड़ा बहुत रीड करके नोट डाउन की हुई हैं आपको बताने के लिए। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे मिलर ट्रैक्टर्स करती क्या है, तो मिलर ट्रैक्टर्स सबसे पहले हमें तो पता है कि यार ये मिलर ट्रैक्टर जो है ट्रैक्टर्स की कंपनी है, ट्रैक्टर्स बनाती है। अभी हमें बस इतना इतना बेसिक बेसिक पता है मिलर ट्रैक्टर्स है क्या। लेकिन अगर हम यहाँ पे नीचे जाके देखें तो इसका थोड़ा सा ना कंपनी का ओवरव्यू भी इन्होंने दिया होगा। यहाँ पे हम क्रॉनिकल्स देखें ना, तो इसका मतलब ये है कि इनके ईयर्स में क्या क्या इनको फ़ायदे हुए हैं, क्या क्या इन्होंने अचीवमेंट्स की हैं। अगर हम 1965 में देखें तो मिलर ट्रैक्टर्स असेंबली ट्रैक्टर्स ऑफ एफकेडी, इसके अलावा हम अगर यहाँ पे देखें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो इसका एक्सपोर्ट एग्रीमेंट हुआ था एजीसीओ से, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे ये अपने जो ट्रैक्टर्स की मशीनरी वगैरह है ये सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है। अगर हम एजीसीओ देखें, एजीसीओ क्या है, एजीसीओ है हमारे पास, एजीसीओ कॉर्पोरेशन इज एन अमेरिकन एग्रीकल्चर मशीनरी मैन्युफैक्चर हेडक्वार्टर्ड इन जॉर्जिया, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हेडक्वार्टर इसका जॉर्जिया यूनाइटेड स्टेट्स है, और मिलर ट्रैक्टर्स का इनसे कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका मतलब ये है कि मिलर ट्रैक्टर्स इनको कोई मशीनरी या फिर कोई ट्रैक्टर्स वगैरह एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, आखिर में 2024 में अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट ओवर टू 2500 ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो अब हमें पता है कि पहले तो लोगों को इतना पता था ना कि बेसिक बेसिक इन्फो थी कि मिलर ट्रैक्टर्स जो है हमारे पास बनाता है ट्रैक्टर्स और किसानों को बेचता है। अब हमें ये भी पता है कि ये मिलर ट्रैक्टर जो है ये एक्सपोर्ट्स भी करता है। ठीक है, और इसका एजीसीओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, इसके बाद में एक मेजर चीज़ हम देखें तो कंपनी का ओवरव्यू, वो 8 नंबर पेज पे हम देख लेते हैं। कंपनी का ओवरव्यू ये है कि कंपनी एक पाकिस्तान लीडर ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, एक कंपनी जो कि हमारे पास ट्रैक्टर्स बनाती है, जिसका हमारे पास एजीसीओ के साथ एग्रीमेंट, लाइसेंस एग्रीमेंट भी है। इसके अलावा इसकी कुछ सब्सिडीज भी हैं, वो हम आगे डिफरेंस डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन 90% ऑफ द पार्ट्स ऑफ दी ट्रैक्टर्स आर लोकली मैन्युफैक्चर्ड, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट मैनेज होती है। अगर हम लोकली चीज़ बना रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहे, तो इससे इसका मतलब ये है कि हमें वो चीज़ सस्ते में पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ग्रुप स्ट्रक्चर है। ग्रुप स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि इसकी कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने कुछ मेंशन की हुई हैं, जिसमें एम टी एल इज अ पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप इंक्लूडिंग मिलट इक्विपमेंट्स लिमिटेड। ये वही मिलट इक्विपमेंट्स लिमिटेड है, एम ई एल, जिसके साथ इसका मर्जर होने लगा है और उन्होंने कोर्ट में अपील की हुई है। फिर इसके बाद टी ए पी, ई जी इंटर ट्रेड, डी एम सी सी और मिलट इंडस्ट्री एम आई पी एल है। फिर बोलान कास्टिंग लिमिटेड है। These subsidiaries manufacture automobile parts, trade heavy machinery and produce batteries। तो यहाँ पे हमें पता है कि इसका जितना भी बिजनेस चल रहा है ना, ये अपनी सारी प्रोडक्ट्स 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स खुद बनाता है। ठीक है, 90% ऑफ द पार्ट्स खुद बनाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। यह एक कंपनी को हेल्प करती है उसकी कॉस्टिंग को मेंटेन करने में। अगर हम पेज 11 और 10 देखें तो यहाँ पे हमारे मेजर मेजर जो आउटस्टैंडिंग की फिगर्स थी वो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। इसका रेवेन्यू इतना था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास इतना इंक्रीज हुआ है। अगर आपने ये की फिगर्स देखनी है ना, की फिगर्स के लिए मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है वो ज़रूर देखें। इसमें मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि डीपीएस, इनका डिविडेंड पर शेयर जो है 25 पीकेआर था, और इससे ज़्यादा इस साल में ये नहीं देंगे ड्यू टू इनका जो केस चल रहा है मर्जर के मुतल्लिक, वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, मस्ट सी। इसके बाद हमें पता है एक स्वॉट एनालिसिस लाजमी होता है एक कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जानने के लिए, तो इन्होंने अपना स्वॉट एनालिसिस भी यहाँ पे किया हुआ है। स्ट्रेंथ्स वो कहते हैं कि हम मार्केट लीडर हैं, हम इसके अलावा मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मार्केट लीडर, कंप्रिहेंसिव डीलर
नेटवर्क और पार्टनरशिप विद AGCO है, एंड लास्ट वेंडर नेटवर्क, वास्ट वेंडर नेटवर्क का पार्ट है। वीकनेसेस में आता है कि इनकी लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर्स में काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर ट्रैक्टर्स के बिजनेस को कोई भी इफेक्ट होगा किसी भी वजह से, तो इनके भी इवेंचुअली बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा। इन पोटेंशियल क्वालिटी इश्यूज इन सप्लाई चेन में भी जो क्वालिटी इश्यूज आते हैं वो भी इनके लिए वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी से कहते हैं कि हमारे पास जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें हम अफ्रीका और मिडल ईस्ट में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर बाय एक्सपेंडिंग पार्ट्स सेल्स, इसके अलावा फार्म मैकेनाइजेशन, ये हमारे पास कुछ है। वीकनेसेस में हम जो हमने देख लिया। थ्रेट्स में हम आ जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग आती है, जाहिर सी बात है क्रॉप्स इफेक्ट होंगी, क्रॉप्स इफेक्ट होंगी। तो जैसे ही टेम्परेचर इफेक्ट होगा तो क्रॉप्स भी इफेक्ट होंगी, जिसमें हमें पता है राबी सीज़न होता है, खारिफ सीज़न होता है, जिसमें हमारे पास क्रॉप्स बनती हैं। ठीक है, तो अगर वो सीजन से इफेक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है कि अब सीज़न जब इफेक्ट हो रहे हैं तो मतलब ट्रैक्टर्स का क्या काम है जब क्रॉप्स ही नहीं बन रही। इसके अलावा वो कह रहे हैं जो करेंसी डिवैल्यूएशन है, इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से हमारे कंज्यूमर्स पे हमें कॉस्ट ट्रांसफ़र करनी पड़ती है और वो भी उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर जा रही हैं। ठीक है, पैसल एनालिसिस ये आपने खुद देखना है। पैसल एनालिसिस वैसे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हम पॉलिटिकल इसकी चीज़ देख रहे होते हैं कि पॉलिटिकल इसके क्या हमारे पास चेंज आया। अगर हम यहाँ पे देखें 2023-24 तक क्या चेंज आया, इसका रिस्पॉन्स हमने क्या करना है या किया है वो देते हैं। फिर हमारे पास इसके पैसल एनालिसिस, ये PEE से मतलब इकोनॉमिकल, एस सोशल, फिर टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोलॉजिकल। ये आप रिस्पॉन्स, ये एक लंबा सा एक चार्ट बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेजर मेजर चीज़ें मैं बता देता हूँ। उसके बाद स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्टिव क्या है। MTL एम्स टू कंटिन्यू लीडिंग द एग्रीकल्चर मशीनरी मार्केट, इंक्रीजिंग इट्स लोकल एंड एक्सपोर्ट मार्केट शेयर एंड इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। द कंपनी एम्फसाइजेज इनोवेशन, ऑपरेशन वगैरह। अच्छा, इस कंपनी के ना अगर हम देखें ना कि इस कंपनी के हमारे पास कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, तो हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर हम ये वेबसाइट खोल लें और यहाँ पे जाएं कंपनी के कॉम्पिटिटर्स में, तो ये वेबसाइट थोड़ा सा टाइम लेगी, कुछ आपको ना थोड़ा सा वेट करना पड़ता है इसके लिए। ये यहाँ पे थोड़ा सा हमें लगता है वेट करना पड़ेगा इसके लिए सर्च करने के लिए। ठीक है, उतनी देर में आपको कुछ चीज़ें बाकी बता देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट भी है हमारे पास। रिस्क मैनेजमेंट वो क्या कहते हैं कि हमारे पास कुछ कॉस्ट रिलेटेड, इन्फ्लेशन रिलेटेड मसले आ सकते हैं, फिर टैक्सेशन रिलेटेड मसले आ सकते हैं। जितना ज़्यादा इनकम टैक्स लगेगा उतना ज़्यादा सा जो है हमारे पास, जाहिर सी बात है अगर किसान खरीदने हैं तो किसानों को भी मसला होगा इन्फ्लेशन की वजह से। फिर अगर हमारे पास कोई बड़े इदारे खरीद रहे हैं जिसमें जो इनकम बेस्ड इदारे हैं उनको भी हो सकता है मसला, जो कि हमारे वो नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकेंगे फिर हम हमारा एक्चुअली। लेकिन एक अच्छी चीज़ इसमें यह है कि हमारे पास ये एक्सपोर्ट्स पे भी काम करता है, तो वो एक एक अहम चीज़ है हमारे लिए कि ये अगर एक्सपोर्ट्स में काम कर रहा है तो उसको वहाँ से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, यहाँ लोकल काम करने से बेहतर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे कंपटीटर्स में हम पीयर्स में जाएंगे। पीयर्स में हमें हमारे पास ना इंडस मोटर्स आ रहा है। इंडस मोटर्स हमें पता है टोयोटा मोटर्स को कहते हैं, लेकिन टोयोटा तो हमारे पास ट्रैक्टर्स में काम नहीं करता, तो ये साइड पे हो गया। फिर MTL इटसेल्फ है, ये हमारे पास है, ये मुझे नहीं पता इसका क्या है। ये हमारे पास है, अच्छा ठीक है, एटलस होंडा भी हमारे पास ट्रैक्टर्स में काम नहीं करता। सेजियो भी नहीं करता, रिक्शा वगैरह में करता है सेजियो। AGTL हमारे पास एक इसका मेजर जो है ना कंपटीटर है। अगर आप लोग चाहेंगे मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। आई गेस हाइनो भी करता है लेकिन इसका मार्केट शेयर बहुत कम है। ठीक है, AGTL गाजी ट्रैक्टर्स भी, इसका मॉडल भी सारा इस पे बेस कर रहा होता है कि ट्रैक्टर्स की खरीदो फरोख्त पे। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे मैं उसमें भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो एक मेजर मार्केट में अगर हम देखें तो इसका मेजर हिस्सा खुद है। ये दो ही मेजर जो कंपनीज हैं वो ट्रैक्टर्स बनाने में और ट्रैक्टर्स को सेल करने में काम करती हैं, जिसमें MTL है, अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड। अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड के बारे में आई एम नॉट श्योर कि वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन MTL के बारे में हमने देख लिया कि AGRO से इसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। इसके अलावा पेज 31 पे अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट एक्सपेंशन का भी इन्होंने बताया हुआ है कि हम अफ्रीका, मिडल ईस्ट, अफगानिस्तान में एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसने एक्सपेंड किया भी है, एक्सपेंड काफ़ी ज़्यादा, और कॉन्टीन्यूज टू एक्सपेंड इन ग्लोबल मार्केट्स स्पेशली इन अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड अफगानिस्तान में हम एक्सपोर्ट करने के लिए मज़ीद एक्सपेंड कर रहे हैं।
ठीक है, पास नीचे मज़ीद कुछ चीज़ें हैं मेंशन करने के लिए। अ, इसमें हमारे पास मज़ीद कुछ चीज़ें नीचे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टर रिपोर्ट्स होगी, चेयरमैन रिव्यू। इसके अलावा हमारे पास यहाँ जो डायरेक्टर रिपोर्ट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो डायरेक्टर रिपोर्ट हमारे पास सारी मेजर चीज़ें जो इस रिपोर्ट पूरी 288 की किताब में मेंशन होती है, उसमें सारी मेजर चीज़ों को समराइज कर देती है। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो एमईएल के साथ इनका मर्जर हो रहा था, जिसकी वजह से हाई कोर्ट में इनका जो केस चल रहा है, उसकी वजह से ये अ, हमें टोटल कैश डिविडेंड मजीद नहीं दे सकते। इन्होंने अभी तक 25 रुपये पर शेयर का 250% का डिविडेंड दिया है, लेकिन इसके बाद नहीं मजीद दे सकते जब तक इनका एलएचसी से ग्रांट अप्रूव नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें नीचे, अगर ये फिगर्स आप लोगों ने देखनी है, फिगर्स के बारे में पहले ही मैं पिछली वीडियो में कर चुका, वो जाके आप देख लें। अच्छा, इसके अलावा प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज बिजनेस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा इसमें मजीद मेंशन किया हुआ है कि अगर हम देखें कि कंपनी की जो जीडीपी ग्रोथ है, कंपनी की सॉरी मुल्क की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2.38% से प्रीवियस इस ईयर इंक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 0.21%, जो डिक्रीज थी। पिछली जो ईयर थी उसमें जीडीपी डिक्रीज थी 0.21% से। इस साल जो जीडीपी है वो इंक्रीज हुई है 2.38% से। और वो कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अभी भी एक मेन फैक्टर है इकोनॉमिकल ग्रोथ का, जिसकी वजह से आपकी जीडीपी इंक्रीज होती है। अगर हम जीडीपी का वो कह रहे हैं 6.25% लगाएं तो वो जीडीपी इसमें 2.38 में कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि हमारे जो ओवरऑल ट्रैक्टर्स की सेल्स हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं। 30,620 यूनिट्स हमने सेल किए हैं, और पिछले साल हमने सेल किए थे 18,622, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास 64.43% की सेल्स में इंक्रीज हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम देखें इन्फ्लेशन को, तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली अगर हम ये भी देखें कि कंपनी अपने सेल्स को किस तरह मैनेज कर रही है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। इन्फ्लेशन को बीट करना और उससे अपनी सेल्स निकालना इज़ वेरी गुड थिंग। अगर हम यहाँ पे देखें तो वो कहते हैं कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा इंक्रीज हुआ है 22.57% से। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने मेंशन किया है कि हमारे पास 10.48 नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वर्सेस 7.64 इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसके अलावा हमने वो कहते हैं कि ऑपरेशन रिस्क है हमारे पास कुछ, जिसमें पहला रिस्क है टैक्सेशन का। टैक्सेशन हमें जाहिर सी बात है कि उन्होंने मेंशन किया है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, टैक्सेशन बढ़ेगी, तो हमारे कंज्यूमर्स को मसला होगा। ठीक है, इसके अलावा जाहिर सी बात है अगर टैक्सेशन बढ़ेगी तो कंपनी को भी मसला होगा, जिस तरह हमने पिछले इसी साल में मेरे ख्याल से स्टार्ट में कुछ न्यूज़ आई थी सुपर टैक्सेस के बारे में कि कंपनीज पे सुपर टैक्सेस लग रहे हैं। तो इस तरह की अगर चीज़ें होती नहीं तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में भी मसला होगा। इस तरह उन्होंने मेंशन किया है एक्सट्रीम मेजर्स नीड टू बी टेकन टू रैशनलाइज टैक्स लॉज एंड इंक्रीज इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। अगर इन्वेस्टर्स का इंक्रीज करना है किसी भी कंपनी में या किसी भी स्टॉक मार्केट में, अगर हम देख लें तो कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं गिने चुने, तो उसके लिए भी हमें ये जो टैक्सेशन है इसको मैनेज करना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल इसमें वो कहते हैं कि हम आज भी टॉप 10 नेशंस में आते हैं जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होते हैं, और आज भी हम देखें तो अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स हैं, जिसकी वजह से हमारे पास स्वेयर ड्राउट्स या फ्लड्स या ग्लेशियल लेक आउटवर्ड से इंटेंसिव हीट वेव्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जो लैंडस्केप्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। लैंडस्केप जब ख़राब होंगे जाहिर सी बात है फसलें नहीं उगेंगी, फसलें नहीं उगेंगी तो जाहिर सी बात है ट्रैक्टर्स नहीं बिकेंगे। तो इवेंचुअली इन्वायरमेंट रिस्क है हमारे पास एक, जिसकी वजह से हमारे पास ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इफेक्ट हो सकते, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मतलब यही ट्रैक्टर्स वगैरह, इनकी सेल्स में इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास हमने देखा है कि ये बताते हैं कि अवर कंपनीज आल्सो डायरेक्टली लिंक्ड विद एग्रीकल्चर एंड एनी एडवर्स इम्पैक्ट्स सिवियरली इफेक्ट्स कंपनीज परफॉर्मेंस एज वेल। कि अगर आपको कोई भी इन्वायरमेंट रिस्क का सामना करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है उसको कंपनी के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। हम आगे देख सकते हैं फाइनेंशियल रिस्क। इसके बाद ये आप खुद ही देख लीजिए नोट 46 में फाइनेंशियल रिस्क मेंशन किए हुए हैं। इसके बाद कंप्लायंस रिस्क है जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि हमने विविडली बताया हुआ है कि कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट के अगर उसके खिलाफ कोई भी चीज़ होती है तो हम उसको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें इन्होंने मजीद मेंशन किया हुआ है कि जो मेजर हमारा पूरा बिजनेस किस चीज़ पे इस्टेब्लिश है, ये 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक है रुपी पैरिटी। रुपी पैरिटी मतलब रुपए की कुव्वत खरीद।
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास खारिफ एंड रबी सीजन क्रॉप आउटपुट, के आपके खारिफ और रबी सीजन में कितनी क्रॉप्स निकलती हैं, उसकी आउटपुट पे भी हमारा डिपेंड करता है। फिर हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिपेंड करता है, और सीपैक जो चल रहा है उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कितनी तेज़ी से चल रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। दिस विल इम्पैक्ट आवर कंपनीज परफॉर्मेंस। यही चीज़ें हैं। और इसके अलावा हमने परचेज ऑफ शेयर्स अगर देखें तो हमने देखें ये सारे लोग अब जो है ना, डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर की बीवी, फिर डायरेक्टर की बीवी, डायरेक्टर की बीवी, फिर इस तरह ये सारे लोग यहाँ पर अगर यहाँ पे शेयर्स परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको अपनी कंपनी में एतमाद है। अगर हम यहाँ आरओई का परसेंटेज का ग्राफ देखें तो आरओई भी देखें तो 2024 की रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे ज़्यादा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। गिफ्ट ऑफ शेयर्स, लोग गिफ्ट भी कर रहे हैं इवेंचुअली शेयर्स को। ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ मेजर अगर हम मजीद चीज़ें देखें तो इन्होंने कुछ अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स भी उठाए हैं, जिसमें हम देखें तो 998.5 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाया है इन्होंने। ठीक है, जो कि मेरे नहीं ख्याल से इतना ज़्यादा है, लेकिन इवेंचुअली कुछ ना कुछ तो ये कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, इसमें अलावा इन्होंने कह रहे हैं कि अब हमने कुछ बल्ब लगाए हैं, मरकरी लाइट्स लगाई हैं। इसके अलावा ये अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास मजीद इन्होंने कहा हुआ है कि हमने वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी किस तरह मेंटेन की है, इस तरह यही सारी चीज़ें इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी वगैरह सारी यहाँ पे मेंशन की है। इसका मतलब कंपनी एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही है एंड कंपनी इज़ विलिंग टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट। तो यही हम चीज़ें अगर हम यहाँ पे देखें, नीचे जाएंगे आपको यही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फिर ये फैक्ट्स एंड फिगर्स, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ये मैं अपनी पीछे वीडियो में बता चुका हूँ, वर्टिकल एनालिसिस भी बता चुका हूँ। फिर हम ओवरव्यू ऑफ लास्ट 6 ईयर्स भी देखा था, 6 ईयर तक ग्लांस भी देखा था। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो हमने सारी पिछली वीडियो में देख ली थी। तो अगर तो आप लोग चाहते हैं कि इसमें मजीद रिसर्च करना तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, वो मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मस्ट शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। और हमारा एम ये है कि हमने पाकिस्तान में फाइनेंशियल एजुकेशन फैलानी है। दिस इज़ माई एम। जब तक मैं पूरा नहीं करूँगा इंशाल्लाह, मैं ये यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं नहीं पूरा कर सकता अकेले, हम पूरा नहीं करेंगे तो तब तक हम ये यूट्यूब चैनल चलाते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।